दोस्तों अड्डा 96 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग को जो पढ़ना है वह है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जो हम लोग के CTET एग्जाम में इससे भी 30 प्रश्न होते हैं। दोस्तों बाल विकास से संबंधित मॉडल सेट पार्ट 1 को एवं जीन पियाजे कोहल और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखें बाल विकास मॉडल सेट पार्ट 2 को। दोस्तों हम लोग का पहला प्रश्न हुआ, मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन स्मृति कौशल, दूसरा ऑप्शन प्रत्यक्षीकरण, तीसरा ऑप्शन रुचि और चौथा शारीरिक क्रियाशीलता। दोस्तों मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना स्मृति कौशल कहलाता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो गया, स्मृति कौशल। अगला प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र की भाषा दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे। यदि कक्षा में एक छात्र की भाषा दोषयुक्त है तो किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसका अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, उस छात्र को अपने स्वर यंत्र पर नियंत्रण नहीं है। अगला प्रश्न, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह किसका कथन है। जीन पियाजे का, क्रो एवं क्रो का, हरलॉक का और स्किनर का। दोस्तों क्रो एवं क्रो के अनुसार किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, इसलिए इसका आंसर क्रो एवं क्रो हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है, अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का, तर्क संबंधित योग्यताओं का, पठन संबंधित योग्यताओं का, इन सभी का। दोस्तों किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है, यह छात्र की अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं को प्रदर्शित करता है। छात्र में चिंतन संबंधी अवस्था किशोरावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का, जो 11 वर्ष से ऊपर होता है। आइए अगला प्रश्न को देखें। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। दोस्तों पहला ऑप्शन हुआ, पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों और सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने में कौन सी क्रियाओं से आवश्यकता है सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और चौथा ऑप्शन, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम की समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो, ये भी सही है। इसलिए कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं से आवश्यकता है सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखें। आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है। पहला ऑप्शन हुआ, सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ। दूसरा ऑप्शन, आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ। सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों छात्रों का विकास वातावरण के अनुकूल होता है। यदि कक्षा के 10 छात्रों को अलग रखा जाता है तो उनका विकास कक्षा के अन्य छात्रों की अपेक्षा अलग होगा। जिन छात्रों को 3 माह तक कक्षा से अलग रखा जाता है वे समान परिस्थिति से प्रतिबद्ध होते हैं, अतः इन छात्रों का विकास एक दिशा में होगा परंतु शेष आधे छात्रों का विकास भिन्न भिन्न दिशा में होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सभी छात्रों का विकास अलग अलग दिशा में होगा। आइए अगला प्रश्न को देखें। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। दोस्तों वाइगोत्स्की पूर्व सोवियत संघ के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है
किशोरावस्था में ही बालकों का वास्तविक विकास होता है और इसी अवस्था में वह अपने साथी समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। आइए अगला प्रश्न को देखें। आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? दोस्त पहला ऑप्शन है बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों का आप कहा जाता है तथा साथ ही साथ अपने से बड़ों को भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे, आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। दोस्तों समान तौर पर बालकों में जब अशिष्ट व्यवहार परिलक्षित होता है तो उसे अनुशासित करके तरीके से सुधारने की कोशिश की जाती है। उसे इस व्यवहार से अवगत कराया जाता है कि अपने से बड़ों को आप कहकर संबोधित किया जाता है। अनुशासित शब्दों का चयन करना चाहिए। दंडात्मक क्रिया से बालकों के व्यवहारिक सुधार नहीं लाया जा सकता है, इसलिए खुद बालक को आप कहकर संबोधित करना सर्वोचित होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। आइए अगला प्रश्न को देखें। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? परिवार एवं पड़ोस, दूसरा ऑप्शन गांव एवं शहर, तीसरा ऑप्शन देश एवं राजनीति, चौथा ऑप्शन परिवहन एवं संचार साधन। दोस्तों परिवार समाज की मूल इकाई मानी जाती है। परिवार एवं पड़ोस से ही समाज का निर्माण होता है। ये दोनों तत्व समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी एवं विकासात्मक बनाते हैं। इन तत्वों के अभाव में समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा परिवार एवं पड़ोस। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखें। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। पहला ऑप्शन छात्रों की स्मरण शक्ति को पैना करने का, दूसरा ऑप्शन पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करने का, तीसरा ऑप्शन छात्रों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का और चौथा ऑप्शन छात्रों को एक ही दिशा में सोचने के योग्य बनाने का। दोस्तों अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया में रुचि का विशेष योगदान होता है। रुचि के बिना छात्रों में सीखने की क्षमता कम हो जाती है, अतः यह आवश्यक है कि छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का। आइए अगला प्रश्न देखें। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है? दोस्तों पहला ऑप्शन है इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, दूसरा ऑप्शन इससे पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, तीसरा ऑप्शन इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है और चौथा ऑप्शन इसमें समय की बचत होती है। दोस्तों शिक्षण अधिगम में एक कुशल शिक्षक वही माना जाता है जो सरल तरीके से समझाने की क्षमता रखता हो, अतः शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को चाहिए कि वह सरल सिद्धांत के माध्यम से बालकों में ज्ञान का प्रसार करे, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने के में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए या कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? पहला ऑप्शन हुआ अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन हुआ सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन हुआ अनुकरण सिद्धांत और चौथा ऑप्शन हुआ प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। दोस्तों अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत में प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं। इस कारक इस सिद्धांत के गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह से समझ या सीख लेता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। आइए अगला प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? विशाल शब्दकोश, सुस्त मानसिक प्रक्रिया, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता। दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों में सीखने की क्षमता प्रबल होती है, वह विविध दृष्टिकोण से दैनिक कार्यों को संपन्न करता है, उसके पास विशाल शब्दकोश होते हैं, उसकी मानसिक प्रक्रिया तीव्र होती है न कि सुस्त, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन।
आइए अगला प्रश्न देखें। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम, बहुप्रतिक्रिया नियम, दूसरा रटने का नियम, तीसरा तत्परता का नियम और चौथा व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया का नियम। दोस्तों बच्चों में सीखने के लिए तत्परता का नियम आवश्यक है। एक प्रतिभावान बालक नवाचार कार्यों को जानने एवं समझने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, उसे जानने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, इसलिए तत्परता का नियम सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। आइए अगला प्रश्न देखें। आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं, उसको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे? दोस्तों नेत्रहीन छात्रों को ब्रेल लिपि पद्धति का ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया या लिखाया जाता है। नेत्रहीन छात्र इस लिपि को छूकर व्यवहार में लाते हैं। इस पद्धति का आविष्कार नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ब्रेल लिपि। आइए अगला प्रश्न देखें। यदि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है, तो आप नीरज को क्या करेंगे? नीरज को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देंगे, उसके माता पिता से उसके दैनिक कार्यों करने में सहायता करने को कहेंगे, नीरज के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, नीरज के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों दृष्टिबाधित छात्र को श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा सकती है ताकि वो आसानी से सुन सके, तथा ऐसे छात्र के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए ताकि कक्षा में समानता का भावना आए, वो अपने को उपेक्षित महसूस न करे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न को देखें। प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? प्रश्नों के प्रकार को शब्द के माध्यम से वर्गीकृत किया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न करीब 50 शब्दों में लिखे जाते हैं। पौधे और जानवरों के मध्य अंतर को 50 शब्दों में उपयुक्त तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है, उससे कम में नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। अगला प्रश्न है संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 10, 11, 14 और 20। दोस्तों संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है, जो निम्न है। भय, पहला होता है भय, दूसरा होता है वात्सल्य, तीसरा घृणा, चौथा कामुकता, पांचवा क्रोध, छठा क्रोध दुख, आत्महीनता, आत्माभिमान, अधिकार भावना, भूख, आमोद, कीर्ति भाव, आश्चर्य, एकाकीपन। इसलिए संवेग की मूल प्रवृत्ति की संख्या दोस्त 14 होती है। आइए अगला प्रश्न देखें। पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, यह योग्यता किन कारणों का परिणाम है? पहला ऑप्शन है उपकलात्मक निगमनात्मक तर्क की अयोग्यता, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत कहानियाँ, तीसरा ऑप्शन है विचारों की परिवर्तनहीनता और चौथा ऑप्शन है उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन की कमी। दोस्तों पूर्व क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चे घटनाओं और वस्तुओं को याद रखते हैं और उनके विचार अधिक काल्पनिक एवं आत्म केंद्रित हो जाते हैं। इस अवस्था में वे निर्जीव पदार्थों में भी जीवन की कल्पना करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि खिलौने में भी संवेग एवं विचार होते हैं। वे भाषा को निरंतर प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। इस अवस्था में विकसित अवधारणाएं असभ्य एवं अपरिवर्तनीय होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, विचारों की परिवर्तनीयता। आइए अगला प्रश्न को देखें। आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं, जिनमें 10 बच्चों की बुद्धिलब्धि 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? दोस्तों बुद्धिलब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता का विकास की गति बताती है, जिसका सूत्र होता है बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है उसे क्षीण बुद्धि वाले छात्र की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे छात्रों में सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्षीण बुद्धि वाले छात्र। आइए अगला प्रश्न देखें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? पहला
ऑप्शन है छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, तीसरा ऑप्शन है छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और चौथा ऑप्शन है छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत विषय क्षेत्रों के कौशल, उनके सफलता के स्तर एवं छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति इत्यादि का व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इसके तहत छात्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, क्योंकि अधिगम से इसका कोई विशेष संबंध नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखें। वाइगोत्स्की का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि वाइगोत्स्की जीन पियाजे उसमें स्पष्ट हुआ था कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत समाज और संस्कृति पर आधारित है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार होता है। इनके अनुसार आरंभिक बाल्यकाल में ही बच्चा अपने कार्यों के नियोजन एवं समस्या समाधान में भाषा को औजार के रूप में उपयोग करने लगता है। उनके अनुसार संज्ञानात्मक कौशल आवश्यक रूप से सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों से बुने होते हैं। इसलिए इसका आंसर समाज और संस्कृति पर आधारित वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, आदिवासी जाति की छात्राओं के शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्याएं क्या है? पहला, सुविधाओं की अपर्याप्तता, दूसरा ऑप्शन उनका उच्च सामाजिक स्तर, तीसरा ऑप्शन उनका मजबूत आर्थिक स्तर और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत में निवास करने वाली अधिकांश आदिवासी जातियाँ आज भी आधुनिक सभ्यता से दूर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने के कारण ये बुनियादी सुविधाओं से आज भी वंचित है। यही कारण है कि भारत के आदिवासी समूह के छात्र शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़े हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सुविधाओं की अपर्याप्तता। आइए अगला प्रश्न देखें। जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रायत नैतिक अवस्था में निहितार्थ है। पहला ऑप्शन है इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण से दूर होता है। दूसरा ऑप्शन इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है। तीसरा ऑप्शन यह अवस्था बालक के संगी साथी के बीच के संबंधों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है। और चौथा ऑप्शन इस अवस्था में बालक में तर्कसंगतता, लचीलापन तथा सामाजिक चेतना का गुण पाया जाता है। दोस्तों जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रायत नैतिक अवस्था का तात्पर्य है कि इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में पूरी तरह से डूबा होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखें। बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है समस्या को जटिल बनाना, दूसरा ऑप्शन संवेग को समाप्त करना, तीसरा ऑप्शन समस्या का समाधान करना और चौथा ऑप्शन संज्ञान का अंत करना। दोस्तों समस्याओं का समाधान करने के लिए बालक चिंतन एवं तर्क शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करता है। चिंतन एवं तर्क ऐसे माध्यम के जिसके जरिए समाधान ढूंढने की कोशिश की जाती है, सरल आयाम को अपनाने की प्रेरित करता है। इसलिए इसका आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा समस्या का समाधान करना। आइए अगला प्रश्न देखें। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता क्या कहलाती है? दोस्तों भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने और विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने की कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अफेजिया, पहला ऑप्शन। डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित है और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखें। औपचारिक शिक्षण से क्या तात्पर्य है? जिसमें शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में नियम एवं सिद्धांत सीखता है। दूसरा ऑप्शन जिसमें शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सीखता है। तीसरा ऑप्शन जिसमें शिक्षार्थी माता पिता के सहयोग से सीखता है और चौथा जिसमें शिक्षार्थी अधिक मानसिक विश्रांति के साथ सीखता है। दोस्तों नियमित शिक्षा प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षण कहा जाता है, जिसके अंतर्गत शिक्षार्थी विशेष वातावरण में नियमों एवं सिद्धांतों को सामूहिक रूप से अधिगम करता है। इसके लिए शिक्षार्थी को नियमित रूप से किसी शिक्षा संस्थान के
में शिक्षा प्राप्त करने को जाता है। इसलिए पहला, इसका आंसर पहला ऑप्शन, जिसमें शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में नियम या सिद्धांत सीखता है। आइए अगला प्रश्न को देखें। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया, व्यवहार बराबर कार्य इंटू व्यक्तित्व और वातावरण, बी बराबर एफ इंटू पी एंड ई। दोस्तों, लेविन के अधिगम संबंधित क्षेत्र का आधार वातावरण में व्यक्ति की स्थिति है। वातावरण कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो उसके उद्देश्य तक पहुँचने में अवरोध उत्पन्न करती है। यदि वह निराश होकर बैठ जाता है तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी संदर्भ में लेविन ने बी बराबर एफ इंटू पी एंड ई समीकरण दिया था, इसलिए इसका आंसर लेविन हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखें। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना होती है। बच्चों की बुद्धि का तेज़ी से विकास हो सकता है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। आइए अगला प्रश्न देखें। यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, छात्र को निम्न कक्षा में स्थानांतरित कर दे ताकि उसे पढ़ने में कठिनाई न हो। छात्र को मंद गति से पढ़ने वाले छात्रों के समूह में स्थानांतरित कर दे। तीसरा ऑप्शन, जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण न कर ले कोई भी अंतिम निर्णय न ले। चौथा ऑप्शन, प्रधानाचार्य को संतुष्टि करे कि उसके लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करें। दोस्तों, जब तक शिक्षक किसी भी छात्र को ठीक से परीक्षण न कर ले कोई भी अंतिम निर्णय न ले, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और अड्डा 96 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा या वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।